हाय एवरीवन। एक सवाल हमारे सामने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बार आया। वो सवाल ये था कि क्या हमें आरसीएम के ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी ई इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट होती है क्या। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी सवाल को इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि क्या आरसीएम के ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी आती है या नहीं आती। तो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम डायरेक्टली हमारी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले एक आरसीएम का ट्रांजैक्शन समझते हैं। तो मान लीजिए कि एक सप्लायर है, वो अपने रेसिपिएंट को कुछ सप्लाई कर रहा है और इस ट्रांजैक्शन के ऊपर आरसीएम अप्लाई करता है। तो अब ऐसे केस में अगर आपको ये नोशन है, आप अगर ये समझते हैं कि हर आरसीएम के ट्रांजैक्शन के अंदर सेल्फ इनवॉइस एप्लीकेबल होती है, तो ये एक मिसकंसेप्शन है। आपको ये नोशन सबसे पहले छोड़ना होगा कि हर आरसीएम के ट्रांजैक्शन के अंदर सेल्फ इनवॉइस ही लगती है। ऐसा नहीं है कि हर आरसीएम के ट्रांजैक्शन के अंदर सेल्फ इनवॉइस ही बनानी होती है, जो रेसिपिएंट है उसे इनवॉइस इशू करनी होती है। तो इसे आप इस तरह से समझिए कि जो मान लीजिए एक आरसीएम का ट्रांजैक्शन होता है, उसके अंदर सप्लायर दो तरह के हो सकते हैं। एक सप्लायर हो सकता है कि रजिस्टर्ड हो सप्लायर, एक हो सकता है कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो। तो आरसीएम के ट्रांजैक्शन में जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है, वो अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। तो जिस केस में एक आरसीएम के ट्रांजैक्शन में जो रजिस्टर्ड सप्लायर है वो सप्लाई कर रहा है, उसके अंदर सेल्फ इनवॉइस की बात यहाँ पे नहीं आती। जो नॉर्मल इनवॉइस के प्रोविजंस होते हैं वही यहाँ पे लगते हैं। लेकिन जिस केस के अंदर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, वो आरसीएम के अंदर आ रही है, तो उस केस के अंदर सेल्फ इनवॉइसेस के प्रोविजन यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। तो जो सेल्फ इनवॉइसिंग के प्रोविजन है वो सिर्फ इस सेकंड केस के अंदर अट्रैक्ट होते हैं। जो फर्स्ट केस है जहां पे एक रजिस्टर्ड पर्सन कोई सप्लाई कर रहा है और वो सप्लाई आरसीएम के अंदर कवर हो जाती है, तो वहां पे सेल्फ इनवॉइस नहीं आती। तो इस चीज को समझने के लिए हम डायरेक्टली जो इनवॉइस के प्रोविजन है वहां चलते हैं। तो इसके लिए अगर आप सेक्शन 31(3)(f देखेंगे तो सीधा सीधा ये बात बोलता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो लाइबल है टैक्स पे करने के लिए अंडर सेक्शन 9(3) या 9(4), मतलब जो आरसीएम के अंदर अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करने के लिए लाइबल है और वो ऐसे केस में किसी ऐसे पर्सन से रिसीव कर रहा है सप्लाई जो रजिस्टर्ड नहीं है, हु इज नॉट रजिस्टर्ड, तो ऐसे केस में वो रजिस्टर्ड पर्सन ही इनवॉइस बनाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज या बोथ। मतलब ऐसे केस में जहां पे कोई सप्लाई एक अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा किसी रजिस्टर्ड पर्सन को की जा रही है और वो आरसीएम के अंदर कवर हो जाती है, तो सिर्फ ऐसे केस के अंदर ही जो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है वो इनवॉइस जनरेट करेगा, जिसे सेल्फ इनवॉइस बोला जाता है। तो जहां पे आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है और वो ट्रांजैक्शन अगर आपका आरसीएम के अंदर कवर होता है, तो वहां पे आपकी कोई लायबिलिटी, एज अ रेसिपिएंट आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होती सेल्फ इनवॉइस बनाने की। जो आपका सप्लायर है वो ही इनवॉइस बनाएगा, बस वो इनवॉइस के अंदर एक चीज टिक कर देगा कि ये ट्रांजैक्शन लायबल टू रिवर्स चार्ज है। तो ये बात कहां लिखी हुई है? तो जब आप रूल 46 का क्लोज पी देखेंगे तो क्लोज पी के अंदर ये बात लिखी होती है कि जहां पे टैक्स रिवर्स चार्ज के ऊपर पेबल है तो वो चीज मेंशन की जाएगी टैक्स इनवॉइस के अंदर। तो जब कोई सप्लायर रजिस्टर्ड है तो वो अपने इनवॉइस के अंदर ये चीज मेंशन करेगा, वही टैक्स इनवॉइस इशू करेगा और वो अपने इनवॉइस के अंदर चीज मेंशन कर देगा कि ये ट्रांजैक्शन, ये सप्लाई आरसीएम के ऊपर लाइबल है और जो रेसिपिएंट है वो इसके ऊपर टैक्स पे करेगा। तो जब आपको ये चीज समझ आ गई है कि आरसीएम के केस के अंदर दो तरह के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, एक तरह के ट्रांजैक्शन में जो सप्लायर है वही यहाँ पे आपकी टैक्स इनवॉइस इशू करेगा और जो दूसरे तरह का ट्रांजैक्शन है उसके अंदर जो सप्लायर है वो यहाँ पे कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, और ऐसे केस में जो रेसिपिएंट है वो यहाँ पे आके सेल्फ इनवॉइस इशू करेगा। तो हमें इन दोनों ही केसेस में समझना होगा कि क्या इन दोनों केसेस में किसी में जो आपकी लायबिलिटी आती है ई इनवॉइस की, क्या फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर ई इनवॉइस की लायबिलिटी आती है, क्या सेकंड ट्रांजैक्शन के अंदर ई इनवॉइस की लायबिलिटी आती है। तो हम इन दोनों ही केसेस को यहाँ पे डील करेंगे जो ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन है उसकी लाइट के अंदर। तो जो ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन है उसकी पावर गवर्नमेंट को जो रूल 48 है उससे मिलती है। रूल 48 बेसिकली बात करता है कि जो आप इनवॉइस इशू करेंगे वो किस मैनर के अंदर इशू करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि चाहे आपकी सेल्फ इनवॉइस हो चाहे टैक्स इनवॉइस हो, टैक्स इनवॉइस किस केस में जहां पे आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है, सेल्फ इनवॉइस किस केस के अंदर जहां पे आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, और दोनों ही केसेस आरसीएम में कवर हो रहे हैं। तो इन दोनों ही केसेस में जनरेट तो इनवॉइस ही हो रही है। तो यहाँ पे जो मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस है वो वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करेगा। हमें देखना होगा कि किस मैनर के अंदर इनवॉइस इशू होगा। तो उसका जो सब रूल 4 है वो यहाँ पे बात करता है कि ई इनवॉइसिंग के बारे में। ई इनवॉइसिंग के इतने प्रोविजन इंपॉर्टेंट क्यों है, वो चीज आपको जो रूल सब रूल 5 है उससे पता लगेगा। सब रूल 5 बेसिकली ये बात करता है कि जिस केसेस के अंदर सब रूल 4 अप्लाई करेगा, मतलब जहां पे ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन लगेंगे, वहां पे अगर आप ई इनवॉइसिंग के अंदर जिस मैनर में इनवॉइस जनरेट करनी है उस मैनर में नहीं करोगे, किसी और मैनर में करोगे, तो वैसा माना जाएगा कि आपने कोई इनवॉइस ही जनरेट नहीं की। तो इसके लिए हम सीधा जो सब रूल 4 है जो ई इनवॉइसिंग के बारे में बात करता है वो हम देखते हैं। तो ये सब रूल 4 का हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, जो रेलिवेंट पार्ट है वो देखते हैं कि सब रूल 4 बोलता है कि जो इनवॉइस है वो शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब कुछ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ये बताएंगे, वो पर्सन जनरेट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे
किस तरह से, जैसे वो GST INV01 के अंदर डिटेल्स वगैरह डाल के जैसे भी आप ई इनवॉइस जनरेट करते हो उस तरह से आप जनरेट करेंगे। और वो सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन कैसे पता लगेगा, जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लाएगी, उसके अंदर बताएगी कि किन तरह के लोगों को ई इनवॉइस जनरेट करने की रिक्वायरमेंट है। तो उस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता लगेगा, उस नोटिफिकेशन को देखने से हमें पता लगेगा कि किसे ई इनवॉइस जनरेट करने की लाइबिलिटी आती है। तो उसी से हमें पता लगेगा कि क्या आरसीएम के केस के अंदर ई इनवॉइस की लाइबिलिटी है या नहीं है। इसके साथ साथ वो यहाँ पे एक प्रोवाइजो डाल के ये भी बोल देते हैं कि वो एक नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ लोगों को, कुछ पर्सन को या कुछ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को जो ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट है, जो सब रूल 4 के अंदर हमने देखा, उससे एग्जेम्प्ट करते हैं कि उन्हें ई इनवॉइस जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मतलब वो नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमको यहाँ से पता लगी। अब हमें ये देखना है कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, किन तरह के लोगों को ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट है। अगर जो आरसीएम वाला केस है वो यहाँ पे कवर हो जाता है तो हमें रिक्वायर होगा कि ई इनवॉइस जनरेट करना है। अगर आरसीएम वाला केस उस नोटिफिकेशन में कवर नहीं होता तो यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है ई इनवॉइस इशू करने की। तो इसके लिए हमें जो ई इनवॉइस का ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 13/2020, वो यहाँ पे देखना होगा। इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या बात लिखी हुई है। तो ये नोटिफिकेशन बोलता है कि हम पावर यूज कर रहे हैं जो रूल 48 के सब रूल 4 के अंदर जो हमने अभी देखा, उस सब रूल की पावर यूज करते हुए हम बता रहे हैं कि किन लोगों को ई इनवॉइस इशू करना है। तो इसके अंदर वो बोलते हैं कि हम यहाँ पे नोटिफाई कर रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन को। अब रजिस्टर्ड पर्सन किन किन को नहीं कर रहे, अदर देन कि इनको छोड़ते हुए हम बाकी पर्सन्स को नोटिफाई कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एक लोकल अथॉरिटी है, एक कोई सेस की यूनिट है, यहाँ पे यूनिट की बात हो रही है, डेवलपर की बात नहीं हो रही। किसको और किसको छोड़ रहा है, ये जो रेफर किए गए हैं, जो सब रूल 2, 3, 4, 4A ऑफ रूल 54 है, उनको छोड़ते हुए तो ये कुल मिला के कुछ लोगों को छोड़ रहे हैं कि आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। तो किसको छोड़ रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, SEZ यूनिट है, और वो लोग जो रूल 54 के सब रूल 2, 3, 4, 4A में कवर हो जाते हैं तो उनके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे। तो इसके अलावा जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनके ऊपर लगेंगे, इनके ऊपर नहीं लगेंगे। जिनका टर्नओवर किसी भी प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा था तो उनके ऊपर, ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा था, उनके ऊपर अप्लाई करेगा। अब किस तरह के ट्रांजैक्शन के लिए अप्लाई करेगा वो ये यहाँ पे लिखते हैं कि इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू अ रजिस्टर्ड पर्सन और फॉर एक्सपोर्ट्स। तो मतलब बेसिकली आप ये समझिए कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, वो अगर कोई सप्लाई कर रहा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, या अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं कर रहा तो वो एक्सपोर्ट्स कर रहा है, ऐसे केस के अंदर इनके ऊपर जो ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब किसको छोड़ दीजिए, जो यहाँ पे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, सेज यूनिट है, या फिर जो रूल 54 के सब रूल 2, 3, 4, 4A में कवर हो गए, उनको यहाँ पे छोड़ दीजिए। बाकी सभी पे ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन अप्लाई करेंगे। तो अब क्या ई इनवॉइसिंग अप्लाई करेगा, उसको चेक करने के लिए आप सबसे पहले चेक कीजिए कि जो सप्लायर है वो क्या रजिस्टर्ड है। दूसरा, जो रेसिपिएंट है वो क्या रजिस्टर्ड है। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या वो एक्सपोर्ट का केस है। तीसरा, जो यहाँ पे टर्नओवर है, सप्लायर का टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ऊपर है क्या किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। चौथा, क्या आप उसके अंदर जो स्पेशल केसेस है उसके अंदर तो कवर नहीं हो रहे। अगर स्पेशल केसेस में कवर हो गए तो आपके इनवॉइसिंग के प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो इनमें आप सभी चारों चीजें चेक करने के बाद आप ये चीज चेक कर पाएंगे कि क्या आरसीएम के ट्रांजैक्शंस के अंदर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन लगेंगे या नहीं लगेंगे। जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है वहां पे तो यहाँ पे लगेंगे, जहां पे नहीं होती वहां पे नहीं लगेंगे। तो हमने देखा जो लोग 54 के 2, 3, 4, 4A में कवर हो जाते हैं वहां पे भी ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कौन से लोग कवर हो जाते हैं। तो जो सब रूल 2 के अंदर कवर होते हैं वो बेसिकली जो इंश्योरर और जो बैंकिंग कंपनी है ये सब होते हैं। 3 के अंदर कौन सा हो जाता है, GTA, जो हमारे लिए डिस्कशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 3 के अंदर GTA कवर हो गया। 4 के अंदर कौन सा, वो लोग जो आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रहे हैं वो लोग 4 के अंदर कवर हो जाएंगे। इसके बाद 4A के अंदर वो कवर हो जाएंगे जो फिल्म्स वगैरह दिखा रहे हैं मल्टीप्लेक्स वगैरह के अंदर, तो ऐसे लोग 4A के अंदर कवर हो जाएंगे। तो आप इनमें से कोई लोग है तो भी आपके ऊपर ई इनवॉइस के प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। तो जब आपको ये चीज समझ आ गई है तो अब हम आरसीएम के ऊपर चलते हैं कि आरसीएम के केस के अंदर अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन। तो अब हम यहाँ पे हमारा जो ओरिजिनल एग्जाम्पल था वहां पे आ गए। तो ये जो सेकंड वाला केस है जिसके अंदर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और जो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, ऐसे केस के अंदर जो सेल्फ इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट है, तो क्या इस केस के अंदर कोई भी यहाँ पे ई इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट आएगी? क्या सप्लायर के ऊपर, क्या रेसिपिएंट के ऊपर ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट है? तो हमने ई इनवॉइस की कंडीशन के अंदर देखा कि आपका सबसे पहले सप्लायर रजिस्टर्ड होना चाहिए, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे सप्लायर रजिस्टर्ड है? तो यहाँ पे सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है।
तो यहाँ पे इस केस के अंदर जहाँ पे आप सेल्फ इनवॉइस जनरेट करते हो तो यहाँ पे ई इनवॉइसिंग के जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं करेंगे, आपको ई इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप एज अ रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, आपको आप सर्विसेज लेते हैं, गुड्स लेते हैं जहाँ पे आरसीएम अप्लाई करता है और आप उसके लिए सेल्फ इनवॉइस बनाते हैं क्योंकि आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो आपको उस सेल्फ इनवॉइस के लिए कोई भी आपको ई इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब चलते हैं पहले वाले केस के ऊपर जहां पे सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है। ऐसे केस के अंदर कोई भी सेल्फ इनवॉइस नहीं बन रही और ऐसे केस में जो सप्लायर है वही इनवॉइस बना रहा है और एक बार मान लेते जो सप्लायर का टर्नओवर है 5 करोड़ से ऊपर है, तो क्या इस केस के अंदर जो यहाँ पे आरसीएम का ट्रांजैक्शन है, क्या इस केस के अंदर ई इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट होगी? तो हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे ई इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट होगी। और जो यहाँ पे सप्लायर है जो इनवॉइस बनाएगा, जो इनवॉइस के अंदर बात मेंशन करेगा कि ट्रांजैक्शन लायबल टू रिवर्स चार्ज, वही यहाँ पे ई इनवॉइस बनाएगा। तो यहाँ पे इस केस के अंदर भी जो ई इनवॉइस बनाने का सब मैटर देखना है वो सप्लायर को ही देखना है, रेसिपिएंट को भी यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं लेनी। आरसीएम के ट्रांजैक्शन में आपको एज अ रेसिपिएंट इन दोनों ही केसेस में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे आप एज अ रेसिपिएंट सेल्फ इनवॉइस बना रहे हो, वहां पे भी आपके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है ई इनवॉइस बनाने की, या ऐसे केस में जहां पे आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है और वो यहां पे आपका एक टैक्स इनवॉइस बना के दे रहा है और उसके अंदर मार्क कर रहा है कि लायबल टू रिवर्स चार्ज, तो ऐसे केस के अंदर भी आपको एज अ रेसिपिएंट कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या हमें यहाँ पे ई इनवॉइस बनानी है या नहीं बनानी। यहाँ पे एज अ सप्लायर को ध्यान रखना है कि इवन दो हमारा ट्रांजेक्शन आरसीएम के अंदर कवर हो रहा है तो भी एज अ सप्लायर हमें यहाँ पे ई इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल नहीं है कि आरसीएम के ऊपर ई इनवॉइस अप्लाई करेगा या नहीं करेगा। इन दोनों ही केसेस में देखना होगा कि आप किस केस से बात कर रहे हो और किसके लिए बात कर रहे हो, सप्लायर के लिए, रेसिपिएंट के लिए, तो उसके बेस पे यहाँ पे एक कंक्लूजन आएगा। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि मान लीजिए कि कोई जीटीए है, वो जीटीए रजिस्टर्ड है और वो किसी दूसरे रेसिपिएंट को अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो हमने देखा जहां पे सप्लायर रजिस्टर्ड होता है वहां पे ई इनवॉइस की बात आती है अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। लेकिन हमने साथ के साथ देखा कि जो रूल 54 के अंदर कुछ लोगों को कवर करके एग्जेम्प्ट किया गया है ई इनवॉइस की लायबिलिटी से, वहां पे जीटीए भी कवर है। तो जीटीए चाहे रजिस्टर्ड हो, वो फर्स्ट केस के अंदर फॉल कर रहा हो, जनरली तो फर्स्ट केस के अंदर ई इनवॉइस जनरेट करने की लायबिलिटी है, लेकिन जो जीटीए है उसके ऊपर लायबिलिटी यहाँ पे ई इनवॉइस जनरेट करने की नहीं आएगी क्योंकि उसे स्पेसिफिकली जो रूल 54 के कुछ लोग हैं उनमें कवर कर दिया गया, तो यहाँ पे ई इनवॉइस की लायबिलिटी नहीं आएगी। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि चाहे आप जीटीए हो और आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपको यहाँ पे टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हो और वो ट्रांजैक्शन आरसीएम में भी कवर हो रहा है, तो भी आपके ऊपर कोई भी ई इनवॉइस जनरेट करने की लायबिलिटी नहीं है। तो इस तरह से आपको समझ आया होगा कि आरसीएम के ट्रांजैक्शन के ऊपर ई इनवॉइस की कोई लायबिलिटी है या नहीं है, किस केस में है। अल्टीमेटली आप सिंपली ऐसा समझिए कि अगर आप एज अ रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हैं तो रेसिपिएंट को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ई इनवॉइस की अपने आरसीएम के ट्रांजैक्शन के अंदर। अगर करना होगा तो सप्लायर करेगा और दूसरे केस में करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो अगर आप किसी भी आरसीएम ट्रांजैक्शन में रेसिपिएंट है तो आपको कहीं पे भी कोई टेंशन की बात नहीं है ई इनवॉइस के रिगार्डिंग। तो आई होप आपको हमारे इस पूरे डिटेल्ड डिस्कशन के थ्रू इस चीज के रिगार्डिंग एक कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी कि क्या आरसीएम के केसेस के अंदर ई इनवॉइस की लायबिलिटी आती है या नहीं आती, किस केस में आती है, किस केस में नहीं आती, किस पे आती है, इसके रिगार्डिंग आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी। और मैं फाइनली ये होप करता हूं कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।